चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हमें लोग पढ़ना है आधुनिक काल। क्या पढ़ना है? आधुनिक काल पढ़ना है, जो कि पहला प्रश्न आपका दिया है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अधिमान दिया गया है। चलिए बताइए भाई, हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों ने जो नाम दिया है वो किस नाम से दिया है। चलिए यहाँ पर देना है 19वीं शताब्दी से अब तक के, और इसे कहा जाता है आधुनिक काल। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आधुनिक काल कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना ब्रिटिश काल के समय से आपकी की गई थी, जो कि आविर्भाव कब हुआ है, तो आपके वर्तमान में आपका हुआ है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे और क्या नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बताइए। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ऑप्शन डी आ रहा है, मतलब डी भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिए ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गद्य काल, है ना। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्र काल क्या बोलते हैं, स्वतंत्र काल। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश काल से हम लोग मुक्ति पा चुके थे, इस कारण से इसे स्वतंत्र काल या गद्य काल भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि गद्य काल को स्वतंत्र काल किसे कहते हैं ना, तो स्वतंत्र काल भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर जान सकते हैं कि गद्य काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। चलिए ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 4 नंबर में। 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बनेगा आपका जवाब यहाँ पर सी, आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आपके हैं, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। यहाँ से क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, इस कारण से 2-3 पॉइंट इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सवर्ण, घनाश्री नियम, गंगा विष्णुलहरी, रत्न षष्टक, विराट षष्टक और आपका प्रकीर्ण पदावली। ये आपके किससे, जगन्नाथ रत्नाकर से कुछ क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन और भी हैं कि इनका जन्म 1866 में वाराणसी में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, आपके हरिद्वार में 1832 में। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय आपके कवि थे, ठीक है। इनके जो सर्वाधिक प्रिय कवि थे वो आपके बिहारी थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थव्यवस्था में बेजोड़ है आपकी है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और बचा है, कह रहे उद्धव शतक जो कि 1929 में ब्रजभाषा में लिखी गई, यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक और अपने प्रबंध ग्रंथ और प्रतीत होता है, दूसरी ओर मुक्तक, मतलब प्रबंध और मुक्तक दोनों है, ठीक है। चलिए इससे जुड़े हुए देखते हैं कोई पॉइंट अगर बन रहा है तो देखते हैं। कह रहा है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए लॉक करिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी लॉक करिए। ऑप्शन आ रहे हैं बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर जगन्नाथ रत्नाकर आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए। चलिए यहाँ पर बताइए जगन्नाथ रत्नाकर की इनमें से कौन सी कृति है। अभी हमने यहाँ पर कृतियां बताया, तो थोड़ा अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगा, उद्धव शतक। कौन सी है आपकी, उद्धव शतक है, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है उद्धव शतक के लेखक कौन है। उद्धव शतक के लेखक कौन है, देखो हमने बताया ना 2-3 पॉइंट जो भी हम आपको बता दें वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर उद्धव शतक के लेखक कौन है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए साथ साथ में। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आपका ए लॉक कर देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, रत्नाकर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उद्धव शतक में छंद कितने हैं।
उद्धव शतक में छंद कितने हैं? तो याद रखिए यहाँ पर है 116, 120, 130, 135, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा 118। कितने हैं? तो उद्धव शतक में छंद कितने हैं? तो आपके 118 छंद है। कितने हैं? 118 आपको यहाँ पर याद करना है। 118 आपके इसमें से छंद है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा क्या? 118 छंद आपके इसमें है। ठीक है, उद्धव शतक जो कि आप दे सकते हैं रत्नाकर इनकी सबसे प्रसिद्ध आपकी कृति थी, है ना। भ्रमर गीत परंपरा का एक काव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? यहाँ पर देखो रत्नाकर द्वारा एक कृति है गंगा अवतरण, और ये किस छंद में लिखा गया है? ये छंद है आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके रोला में लिखा गया है। किस छंद में है? तो आपके रोला छंद में लिखा गया है। किंतु इनका प्रिय छंद अगर ये पूछे कि रत्नाकर का सबसे प्रिय छंद कौन सा है, सबसे प्रिय छंद वो कवित्त छंद था। कौन था? तो इनका सबसे प्रिय छंद आपका कौन है? तो सबसे प्रिय छंद कौन है? कवित्त छंद इनका आपका है। ठीक है, याद रखिए रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रचनाएं किया है। ठीक है, किसमें? श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रत्नाकर ने रचनाएं किया है। ठीक है, इन्होंने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। कौन सी पत्रिका है इनकी? एक पत्रिका कौन सी है? वो है आपकी साहित्य। कौन सी ये पत्रिका पूछी गई कई बार? साहित्य सुधा निधि, साहित्य सुधा निधि, ये इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। इनका संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, और 1930 ईस्वी में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी सभापति बने थे। कब? तो आपके 1930 में कलकत्ता में सभापति भी आपके बने थे। इतने क्वेश्चन इनसे थे। आगे आते हैं भारतेंदु युग। यहाँ पर आ गया है अगला युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग आपका आ चुका है। ठीक है, भारतेंदु युग में पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम कौन सा है? यहां पर जवाब दीजिए। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल है, जागरण सुधा काल है, पुनर्जागरण काल है, नव सावंत काल है। इसका राइट आंसर सही कौन सा बन जाएगा? सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलिए यहां पर जवाब दीजिए। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, और किसी का बी आ रहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, पुनर्जागरण। याद रखिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, जो कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल समय जो निर्धारण किया है वो 1850 से लेके 1885 तक के समय की रचना को इन्होंने रखा है। ठीक है, जो कि नई धारा और प्रथम उत्थान की संज्ञा इन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? चलिए बताइए, भारतेंदु जी ने कौन सा ऐसा नाटक है जो स्वयं किया है? स्वयं इन्होंने अभिनय किया है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा? चलिए, जानकी मंगल, जानकी भारत, भव्य रामायण और अंधे नगरी। अगर नहीं आता है तो बस आपको साथ साथ निभाना है, हमारे साथ साथ आपको चलना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। ये है जानकी मंगल। देखो यहाँ पर भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो जानकी मंगल। ठीक है, जानकी मंगल जो कि कह सकते हैं 1868 में, कौन? 1868 ईस्वी में अभिनय के लिए इन्हें रचा गया था। ठीक है, और यह नाटक गुणों से आपका युक्त थी। अगर भाषा की बात करें कि इस भाषा में, इसमें कौन सी भाषा थी, तो परमार्जित खड़ी बोली आपकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ तक दिया है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। देखो कहाँ की बात कर रहा है? काशी की बात कर रहा है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 3 का ऑप्शन बनेगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। काफी लोगों का जवाब इसके पहले आया था कि आपके अंधे नगरी। तो देखो अंधे नगरी है क्या? तो याद रखिए काशी की जो नाट्य संस्था है, देखो ये नेशनल थिएटर मतलब क्या हुआ कि काशी की नाट्य संस्था जो आपकी कौन है? नेशनल थिएटर। ठीक है, कि मंडली ने अंधे नगरी नाटक का जो मंचन किया था वो 1881 में, मतलब जो आपका अंधे नगरी नाटक है इसका मंचन किया गया था, मंच में प्रस्तुत किया गया था 1881 में किया गया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, और इन्होंने भी इस अभिनय में भी इन्होंने हिस्सा भी लिया था, मतलब पहले उसमें लिया था और इसके बाद इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास
में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए, भारतेंदुकालीन उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, वाक्य किससे मानी जाती है? किससे मानी जाती है? यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा बी नंबर, परीक्षा गुरु से। किससे? ऑप्शन बी, जो कि सभी का जवाब सही आ रहा है कि भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों से हुई है। किस किस भाषा में? तो आप कह सकते हैं इस समय जो आपकी हुई थी वो बंगला और अंग्रेजी भाषा के आपके उपन्यासों से हुई थी। ठीक है, इनमें से अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक, देखो अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास था लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, है ना। ये कैसा था? ये अंग्रेजी ढंग का, कैसा? अंग्रेजी का ये पहला मौलिक उपन्यास था जो कि लाला श्रीनिवास द्वारा आपका रचित है, जो कि परीक्षा गुरु कब आया था? तो आपके 1882 में आपका था। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब ये आपका बन जाएगा, है ना। और एक और आपने सुना होगा क्या? 100 अजान एक सुजान, है ना, वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा था, है ना। और चंद्रकांता जो कि देवकी नंदी खत्री के द्वारा के उपन्यास हैं। ठीक है, इनकी शुरुआत यहां से आपकी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे तदी समाज से किसका संबंध था? तदी समाज, ये तदी समाज है, तदी समाज है, इसका जो संबंध है, ये संबंध है वो आपके किससे संबंधित है? यहां पर आपका जवाब 5 को बन जाएगा बी, आपके भारतीय हरिश्चंद्र से है। किससे है? तो भारतीय हरिश्चंद्र से है, तदी समाज का संबंध है आपकी कह सकते हैं किससे? आपके हरिश्चंद्र से। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या था? हरिश्चंद्र था। ठीक है, और इन्होंने 1880 में, कब? 1880 में, याद रखिए कि इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने ही 1880 में इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दिया था। वैसे इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन 1880 में ही काशी के विद्वानों ने इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। और हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। ये पॉइंट आपका सबसे बेस्ट आपका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहां पर आपसे अगला है, अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर इनका बहुत बनता है, जो कि प्रैक्टिस सेट में मिलता है, हम सॉल्व कराते हैं। तो वहां मिलता है कवि वचन सुधा। क्या बनता है? कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जो कि 1876 ईस्वी में निकाली गई थी, है ना। 1876 में आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना, नहीं देखो, कवि वचन सुधा जो थी ये 1868 में आपकी थी, और हरिश्चंद्र मैगजीन, है ना, वो 1876 में निकाली गई थी। ठीक है, तो 2 पत्रिका इनकी है जो याद करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? चलिए 6 नंबर, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? यहाँ पर है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर द्विवेदी और आपके बाबू मैथिली शरणगुप्त। आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत हिंदी में माना जाता है। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाए ऐ अति ख्वारी। ये पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है? तो याद रखिए ये भी पंक्ति है आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। मतलब इस पंक्ति में मूल तथ्य है कि राजभक्ति और देशभक्ति, है ना, इनके बारे में इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश लोग थे उनका उपनिवेश काल हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? चलिए, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने किया था? किसने किया था? तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बी और बी ही नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका हो गया, मतलब देखा जाए कि हिंदी प्रदीप में, है ना, किसमें? तो अभी हमने बताया था हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी, तो हिंदी प्रदीप में ही संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा एक सच्ची आलोचना शीर्षक से आपकी की गई है, और इसमें बालकृष्ण भट्ट ने एक नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति भी किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? चलिए, कह रहा है मेघदूत जो कि कालिदास का है ना। इसका पूछा है कि इस काव्य का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? ये किसने किया है?
तो आपका जवाब हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ठीक है। और इन्होंने अनुवाद आपके रघुवंशम, मेघदूत, इनकी कृतियों कह सकते हैं उल्लेख आपका मिलता है। मतलब मेघदूत का भी है और रघुवंशम, ठीक है, जो कि आपकी किसकी है? कालिदास की है। इनका कन्वर्ट किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है? चलिए यहां पर बताइए, भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है? किस भाषा में कविताएं किया है? तो यहां पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में इन्होंने आपकी कह सकते हैं कविताएं लिखा है, ठीक है। ब्रज भाषा में अगर पूछे छंद कौन सा है ना, अगर पूछे कौन से छंद का प्रयोग हुआ है तो सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जवाब बनेगा ए नंबर, है ना। उम्मीद है कि आप लोग नोट भी करते रहे होंगे, है ना। नोट भी करते रहिए, नहीं तो सब उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहां पर कौन सी भाषा हुई है, कहां पर क्या हुआ है, कहां पर भारतेंदु है, कहां पर आधुनिक है, कहां पर द्विवेदी है, सब उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। गेंद तो होती है बाउंस थोड़ी दूर से, लेकिन ये हिंदी साहित्य इतनी जोर से बाउंस होगी कि पता भी नहीं चलेगा, स्टेडियम के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नोट जरूर करिएगा, धीरे धीरे नोट करेंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। अगले प्रश्न का ये प्रश्न आपसे अगला है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? चलिए यहां पर बताइए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? 13 का जवाब सही क्या बनेगा? 13 का ऑप्शन राइट हो जाएगा अब्र, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अब्र नाम से। किस नाम से? अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहां पर आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? याद रहेगा थोड़ा बहुत वैसे याद रखना है, परेशान मत होना, थोड़ा बहुत याद रखना है, क्योंकि इसका जब रिवीजन कराएंगे तब आप थोड़ा सा जल्दी आप जवाब दोगे, याद आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ पढ़े थे, है ना। चलिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? चलिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, लाला सीताराम, श्री विद्यानिवास मिश्र या जगनिक? इसका राइट आंसर सही क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, लाला सीताराम। किसने किया है? लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें भूल भुलैया, है ना। एक इनकी पुस्तक आपकी भूल भुलैया, ठीक है। भूल भुलैया आपने सुना है? भूल भुलैया जो कि 1885 में कह सकते हैं इन्होंने अनुवाद किया था। वैसे देखा जाए लाला श्रीनिवास जो लाला सीताराम है, लाला सीताराम इनका उपनाम आपका भूप है, ठीक है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछे, अगर मान लो लाला सीताराम ना दिया हो तो वहां पर भूप दिया होगा। क्या? भूप दिया होगा। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधि का, किसमें? देखिए इनके एक पॉइंट समझिएगा, इन्होंने क्या किया है? दोहा चौपाई में अवधि भाषा का कह सकते हैं घनाक्षरी सवैया में ब्रजभाषा और गद्य खड़ी बोली का किया है। कई चीजों इन्होंने किया है, अगर हो सकता है क्वेश्चन में मिल जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवल का अनुवाद किसने किया है? यह किसने किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक ने किया है। ये कह सकते हैं क्वेश्चन आपके 2019, 2016, 2015, मतलब देखा जाए कि आधुनिक समय में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। यही कारण है हिंदी साहित्य आपकी कठिन होती जा रही है। तो गोल्ड स्मिथ की कृति कौन है? ट्रैवल है, और इसका अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक। किसने? श्रीधर पाठक ने किया है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? चलिए ये बताइए, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आ रहा है ए नंबर, फूलों का गुच्छा। बिल्कुल सही है, यहां पर तुक्का ही मारे होंगे, लेकिन जवाब तो आया है सही। याद रखिए, भारतेंदु द्वारा रचित बोली में आपकी कह सकते हैं रचित खड़ी बोली में जो आपकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो फूलों का गुच्छा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है, ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता या पितामह या प्रवर्तक कहा जाता है। क्या क्या बोला हमने? हमने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता,
या पितामह या प्रवर्तक माना जाता है? जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदुकालीन कवि कौन है? भारतेंदुकालीन कवि कौन कौन है यहाँ पर बताइए 17 नंबर में। चलिए 17 का अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? देखो हरिश्चंद्र तो आपके है ही है ना, प्रेमघन भी है, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं और आपके अंबिका दत्त व्यास। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। ए नंबर आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और आपकी अंबिका दत्त आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? चलिए बताइए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, यहाँ पर देना है 18 नंबर में। चलिए अगर आप ऐसे ऐसे टफ प्रश्नों को अगर आप पढ़ ले रहे हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तो ये समझिए कि बस ये कुछ ही दिन का समय है, 2-4 दिन में आपकी कह सकते हैं कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा लो लेवल लाएंगे, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेंगे, फिर थोड़ा हाई लेवल लेंगे, मतलब हाई लो लेंगे तो एक दिन आपका बिल्कुल एवरेज बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए, 1 महीना में आप लोग हीरो बन जाओगे। चलिए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन देखो, बालकृष्ण भट्ट भी थे, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास भी थे, तो आपके बाल मुकुंद गुप्त। कौन? तो बाल मुकुंद गुप्त ये किसके हैं? तो आपके द्विवेदी युग के हैं। कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के आपके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युग का जो लेखक है वो आपका कौन सा है? भारतेंदु युग का जो लेखक है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 19 नंबर में क्या बनेगा? पंडित, अभी बताया था ना, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 19 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बताइए भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है? तो देखो अभी हमने बताया बालकृष्ण भट्ट भी थे, आपके प्रताप नारायण मिश्र भी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, लेकिन प्रेमचंद है ना, प्रेमचंद तो नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, प्रेमचंद इनमें से नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है। यहाँ पर देखो दिया है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ये जो दिया था, ये दिया था कब दिया था? तो ये है ऑप्शन राइट आपका सी 1884 में। 1884 में याद रखिएगा एक मेला था, याद रखिए हिंदी साहित्य के रुचि में रखने वालों के लिए एक ददरी मेला है। कौन सा मेला है? ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, कौन सा मेला? ददरी मेला का एक खास ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ पर भाषण दिया था, जिसमें बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए 1884 को बलिया के भाषण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया था, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है ना, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, एक चैप्टर भी है, अब आपको याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? 22 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, भारतेंदु युग की है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी। कैसी थी? तो ये जो आपकी समस्या पूर्ति है क्या है? ये काव्य शैली, उस समय की जो काव्य शैली थी तो समस्या पूर्ति हुआ करती थी, है ना। उनके मंडल के जो कवि थे उनके विषयों पर तत्काल समस्या की पूर्ति किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतेंदु युग के नाटककार बताइए। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो ये है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास हैं। वैसे देखा जाए कि भारतेंदु युग के जो आपके लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, राधा चरण गोस्वामी भी मिलेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, लाला श्रीनिवास दास भी हैं, बाबू देवकी नंदन खत्री भी हैं, किशोरी दास गोस्वामी भी हैं। यहाँ पर पूछा गया है नाटककार जो कि आपके कौन है? तो ए नंबर श्रीनिवास दास आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर सही जवाब 24 का बनेगा। यहाँ पर बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे थे? ये थे कृष्ण भक्ति। कैसे? तो आपकी कृष्ण भक्ति से अगर क्वेश्चन पूछे कि जो भारतेंदु थे युग थे तो वो कैसे थे, तो आपके पुष्टि मार्ग में थे और ये कृष्ण भक्त थे। सभी कैसे थे? कृष्ण भक्त थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कौन, द्विवेदी युग अब आपका आ चुका है। देखिए अब आपका आ चुका है द्विवेदी युग आ चुका है, जो कि क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। यहाँ पर बताइए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में